चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। शुरू करें। आज नया चैप्टर पढ़ना है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर, कोट ऑफ द डे, अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। तो कभी भी क्विट मत करो, ठीक है? चलते रहो, मंजिल मिल जाएगी एक दिन। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 5 हम करने जा रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। थोड़ा सा मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बताया था, चैप्टर 1 में भी बताया था, 2 में भी बताया था। बस इतना ही बताया था कि बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं कैपिटल और लायबिलिटी से। ये बात बताई थी। अब बच्चों जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, क्या आपको स्कूल से ये पता है एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी? बच्चे आप मुझे बताएंगे ऐसा क्यों होता है, क्यों बिजनेस के एसेट्स इक्वल होते हैं उसकी कैपिटल और लायबिलिटी से? चलिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ, तुम दोनों टीचर मत बनना कभी भी। सो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी क्यों होता है? किसी भी बिजनेस की अगर हम बात करें, चाहे वो छोटा सा किराने का बिजनेस हो, चाहे अंबानी का बिजनेस हो, हर बिजनेस में एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। उसका कारण समझो, मैंने आपको बताया भी था, न्यू ज्वाइनीज के लिए मैं दोबारा बताती हूँ। मान के चलते हैं ये मेरा बिजनेस है बच्चों, ठीक है? छोटा सा है मेरा बिजनेस। तो सो ये मैं हूं सुंदर सी, ये मेरा बिजनेस है, ये मैं हूं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ये दोनों अलग हैं। हाँ बोलो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए मैं बता दूं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि ओनर और उसका बिजनेस एक दूसरे से अलग होते हैं। आप जो अकाउंटिंग करते हो इसके लिए करते हो, किसके लिए करते हो? बिजनेस के लिए। ओनर के लिए अकाउंटिंग नहीं करते। हाँ बोलो। यानी हमें अकाउंटिंग करनी है ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी की। अब इस ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी के जितने भी एसेट्स होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे उसकी कैपिटल और लायबिलिटी से। यानी व्हाटएवर बिजनेस ओन्स इज इक्वल टू व्हाटएवर बिजनेस ओज। ये पढ़ाया था चैप्टर 1-2 में। एसेट्स को हम ओन करते हैं और लायबिलिटीज को क्या करते हैं? ओ करते हैं। ओके, सो व्हाटएवर बिजनेस ओन्स इज इक्वल टू व्हाटएवर बिजनेस ओज। अब हम आते हैं कि ये इक्वेशन क्यों है, क्यों ऐसा होता है। आप सोचिए, जिस दिन ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी शुरू हुई, आज आपको यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स दिख रहे हैं, है ना? बोर्ड दिख रहा है, स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है, एसी दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, ये इधर सामने सिस्टम लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है सामने, बाहर फर्नीचर है, राइट? सो ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी में जितने भी एसेट्स आप देख रहे हैं वो कहां से आए? आसमान से टपके, भगवान ने दिए। वैसे तो भगवान ने ही दिए, हम कौन होते हैं? हम तुच्छ मनुष्य हैं, हम कुछ नहीं, हम अपनी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिला सकते। चलो भगवान वाला साइड करते हैं, मतलब किसने दिए? ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी में ये इतने सारे एसेट्स जो आप देख रहे हैं किसने दिए? कहां से आए? क्या यहाँ पैदा हुए, उगे जैसे पेड़ उग जाता है? ओनर ने दिए। वेरी गुड, यानी ओनर ने दिए वो कैपिटल हो गया। हाँ बोलो, ठीक है। सो जितने भी एसेट्स आप यहाँ देख रहे हैं, बच्चे ने बताया कि मैम ओनर ने दिए, यानी मैंने दिए। अगर मेरे पास कम पड़ जाता पैसा, मान लो अगर ये बोर्ड खरीदना था, फॉर एग्जाम्पल 160 का ये बोर्ड है, अगर मेरे पास 1,60,000 रुपए नहीं होते और मैंने कबीर से उधार लिए कि यार एक बार पैसे दे दे, स्मार्ट बोर्ड खरीदना है, फीस आएगी फिर दे दूंगी, तो कहने का मतलब ये जो एसेट आप देख रहे हैं, इस एसेट का पैसा या तो मैंने दिया होगा या किसी बाहर वाले ने दिया होगा। से यस, किसी भी बिजनेस में जो एसेट्स होते हैं उसके पैसे या तो उसका मालिक देता है, मालिक के पास नहीं होते हैं तो बाहर वाले से लाके देता है। सिंपल है। सो व्हाटएवर बिजनेस ओन्स, यानी बिजनेस के पास जितने भी एसेट्स हैं वो उतने ही होते हैं, या तो उसके मालिक ने दे दिए या किसी बाहर वाले ने दे दिए। ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी में और तीसरा बंदा तो कुछ देने आएगा नहीं, या तो मैं दूंगी या किसी बाहर वाले से लोन ले लेंगे। सिंपल है। आपको समझ आया क्यों एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है? खाली रटना नहीं है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, रट के आ जाते हैं मैम ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। समझ में आया? क्योंकि बिजनेस जिस दिन शुरू होता है बच्चे, उस बिजनेस के पास अपना कुछ भी नहीं होता है। आप सोचो, जिस दिन ये एकेडमी स्टार्ट हुई, मेरे माइंड में आइडिया आया कि चलो एकेडमी खोलते हैं, पढ़ाने का पैशन है, चलो एकेडमी खोलते हैं। बच्चे आप बताओ, जिस दिन ये आइडिया आया, क्या यहाँ पे ये सारा फर्नीचर, स्मार्ट पैनल, एसी सब कुछ लगा हुआ था? यानी बिजनेस का जो पहला इक्वेशन होता है वो 0 इज इक्वल टू 0 होता है। बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं होता। फिर ओनर कुछ पैसे देता है, मान लो 50,000 रुपए ओनर ने दिए तो उतने रुपए बिजनेस में आ गए। हाँ बोलो,
यानी बिजनेस में अगर कुछ भी आएगा ना, या तो मालिक ने दिया या बाहर वाले ने दिया, बस इस इक्वेशन का सिंपल सा लॉजिक यही है। यानी वट एवर बिजनेस ओन्स इज इक्वल टू वट एवर बिजनेस ओज। अब एक चीज और समझो कि हम ये बोल रहे हैं कि ये कैपिटल जो होती है ये ओनर लगाता है ना, ओनर लगाता है। कौन देता है? ओनर। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सेज दैट दीज टू आर डिफरेंट। सो अगर मैंने ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी में पैसे लगाए, सो कैन आई से इस बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी हो गया। लायबिलिटी क्या होता है? जब आपको फ्यूचर में किसी को कुछ पे बैक करना होता है, दैट इज योर लायबिलिटी। से यस, वेरी गुड। सो सोचो अगर ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ना होता, बच्चे अगर मैं कहूं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, तो फिर क्या हो जाता कि इन दोनों का ये डिफरेंस खत्म हो जाता, फिर आप बोलते मैं और मेरा बिजनेस एक ही है। से यस, यही होता ना बच्चे। अगर बिजनेस एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या बोलते कि मैं और ट्रिपल ए कॉमर्स एकेडमी एक है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम दोनों एक होते तो मैं अपनी एक पॉकेट से पैसा निकाल रही हूँ और दूसरी पॉकेट में डाल रही हूँ, मैं खुद को ही पैसे दे रही हूँ, एंड देन आई एम सेइंग कि मेरी लायबिलिटी है। पागलपन नहीं हो जाता? वो पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आप और आपका बिजनेस एक दूसरे से अलग अलग है। आप अपने बिजनेस को जो भी कुछ देंगे इस बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी बन जाएगी। से यस, समझ में आ गया? कोई शक इस इक्वेशन के एग्जिस्ट होने पे? कोई शक है आपको? पक्का क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं। एन इक्वेशन is a mathematical expression. It has two sides. One is left hand side and other is right hand side. Equation is a mathematical expression. Equation क्या होता है? Accounting equation को छोड़ दो, equation 8th 9th में पढ़ा होगा ना, क्या होता है? LHS RHS सेम होता है, उसे हम equation कहते हैं। वेरी गुड, आपने सही बताया बच्चे। इक्वेशन वो चीज होती है जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होता है। सिंपल है, पढ़ो। बोथ दीज साइड्स आर इक्वल। अगर मैं लिखूं 4 + 5 = 9, इक्वेशन हो गया ना। इफ 1 is added on the left hand side, 1 is also to be added on the right hand side. अकाउंटिंग इक्वेशन को छोड़ दो, नॉर्मल मैथ्स की बात करते हैं। अगर मैं कहूं 4 + 5 = 9 होता है, तो इस इक्वल टू को मेंटेन हमेशा करना पड़ेगा। अगर मैं 1 यहां प्लस करूंगी तो यहां भी 1 प्लस करना पड़ेगा। हाँ बोलो। 4 + 5 = 9। इस इक्वल टू को मेंटेन करने के लिए जो मैं यहां करूंगी मुझे यहां भी करना पड़ेगा। से यस। अगर मैं यहां करूं 4 + 5 - 1, तो मुझे यहां भी -1 करना पड़ेगा। से यस, कोई दिक्कत है? यानी इस इक्वल टू को मेंटेन करने के लिए हमें दोनों साइड इंपैक्ट देना पड़ेगा। ड्यूअल एस्पेक्ट पढ़ा ना? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ने क्या बोला? Every transaction has two aspects. One is debit, one is LHS, RHS. चलिए, if one is added on the left hand side, one is to be added on right. There cannot be change in only one side. आप ऐसा नहीं कर सकते कि खाली एक साइड चेंज कर दिया और दूसरी साइड किया ही नहीं। ठीक है? अच्छा, एक ऑप्शन हो सकता है, देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 4 + 5 + 1 = 9। ये जो +1 और -1 किया मैंने एक ही साइड पे किया, फिर भी ये इक्वेशन बैलेंस रहा। सॉरी, कैंसल आउट हो जाएगा। करेक्ट। सो कहने का मतलब फिर भी अगर आप एक साइड पे ही इंपैक्ट कर रहे हैं तो भी आपको डबल बार करना पड़ेगा। सो यस, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा जरूरी है कि एक LHS में हो दूसरा RHS में हो। अगर LHS में है तो आपको 2 करने पड़ेंगे, ± सेम अमाउंट से, लेकिन 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, एवरी ट्रांजैक्शन हैज डबल इफेक्ट, राइट? सो ये पॉसिबल है। इफ चेंज इज मेड ओनली ऑन द वन साइड, मैंने ऑलरेडी बता दिया, पढ़ लो। इफ चेंज इज मेड ओनली ऑन द वन साइड, इक्वेशन विल बी डिस्टर्ब्ड एंड इट विल नो लॉन्गर रिमेन एन इक्वेशन। यानी अगर मैं सिर्फ इतना कर दूं, 4 + 5 = 9 था, अगर मैं यहाँ +1 कर दूं और इधर कुछ ना करूं तो ये तो गड़बड़ हो गया, इक्वेशन डिसबैलेंस हो गया। वो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपकी पूरी अकाउंटिंग इस एक इक्वेशन पे बेस्ड है बच्चों। ठीक है? इन ऑर्डर टू मेंटेन बैलेंस देयर हैज टू बी 2 चेंजेस, ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ द सेम वैल्यू एट द सेम टाइम।
सेम वैल्यू सेम टाइम का दो इम्पैक्ट देना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन मेंटेन होगा। इफ समथिंग इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन LHS, same figure to be added or subtracted on RHS, two changes can be on the both side or on the same side। अभी बताया ना, आप ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों चेंजेस एक साइड पे कर दो, लेकिन फिर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। वन एडिशन एंड अदर सब्ट्रैक्शन। सपोज वी टेक अबव एग्जांपल, 4 + 5 = 9 था, दोनों साइड चेंज करने के लिए क्या किया, यहाँ भी +1 यहाँ भी 5। अब एक साइड पे चेंज करने के लिए क्या किया, सेम फिगर प्लस और माइनस कर दिया, तो नलिफाई हो गया, खत्म हो गया, राइट। सो दस द कंक्लूजन इज कि ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। आपके बिजनेस में चाहे 2 रुपए का ट्रांजैक्शन हो, चाहे 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो, इस इक्वेशन को आप नहीं हिला सकते। हर एक ट्रांजैक्शन इस इक्वेशन को बैलेंस ही रखेगा। अगर बैलेंस नहीं रख पा रहा तो आपने कहीं गड़बड़ की है, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है। समझ में आ रहा है? सो एवरी ट्रांजैक्शन विल कीप दिस बैलेंस्ड। आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ टूल विथ विच इक्वालिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स कैन बी असर्टेन्ड। ये एक टूल है जिससे आपको ये पता चलेगा कि मैंने जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट किया या नहीं। ड्यूअल एस्पेक्ट में पढ़ा ना, ड्यूअल एस्पेक्ट ने बोला कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। तो आपने जितना डेबिट किया उतना क्रेडिट किया है या नहीं, इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, आपने पूरे साल अकाउंटिंग कर ली, लास्ट में बैलेंस शीट बनाई। पुराने जो ऑलरेडी बच्चे थे, न्यू ज्वाइनीज को शायद ना पता हो बैलेंस शीट क्या होती है, पर अगर चैप्टर 2 पढ़ा होगा तो पता होगा, राइट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक तरफ सारे एसेट्स लिखे जाते हैं, इधर कैपिटल और लायबिलिटी लिखी जाती है, और इसका टोटल हमेशा सेम होता है। बैलेंस शीट का टोटल सेम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? जब आप कोर्स खत्म होने वाला होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, कॉमर्स वाले बच्चे से पूछ के देखना, जिस दिन बैलेंस शीट मैच होती है ना, जैसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और बैलेंस शीट मैच हो गई पहले अटेम्प्ट में, आपको ऐसा लगेगा जैसे जंग जीत ली मैंने, क्योंकि सारी मेहनत सफल हो गई ना। आपने शुरू से क्वेश्चन सॉल्व किया, आखिरी में जाके बैलेंस शीट मैच, अरे सब सही है। समझ में आ रहा है? सो कहने का मतलब, क्योंकि आप हमेशा जितना डेबिट करते हो उतना क्रेडिट करते हो, इसीलिए A = C + L होता है। हर चीज को 2 बार लिख रहे हो तो मैच होगा ही ना। अब आप सोचो, अगर ये मेरा डेबिट है और ये क्रेडिट है, ये भी उसी चीज को लिख रहा है अपनी बुक में और ये भी उसी चीज को लिख रहा है, तो दोनों का टोटल सेम होना चाहिए ना, अलग होने का सवाल ही नहीं उठता, राइट। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑन विच होल प्रोसीजर ऑफ द अकाउंटिंग इज बेस्ड। यानी पूरी अकाउंटिंग इस एक इक्वेशन पे बेस्ड है, A = C + L। At each and every transaction made by the business, this equation should be fulfilled। अभी मैंने आपको बताया, चाहे 2 रुपए का ट्रांजैक्शन हो या 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो, इस इक्वेशन को आप नहीं हिला सकते, किसी भी कीमत पे नहीं हिला सकते, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। मैंने अभी बैलेंस शीट ड्रॉ करके दिखाई। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो साल के अंत में बनता है। जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनके लिए बता रही हूँ, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो साल खत्म हो जाता है, एंड में बनता है। वो इस तरीके से बनता है, इसके इस साइड पे एसेट्स होते हैं, इधर कैपिटल और लायबिलिटी होती है, और इनका टोटल हमेशा सेम होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन कैन बी इजीली अंडरस्टूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है बैलेंस। बच्चे तराजू देखा है किसी ने? तराजू मतलब आज की डेट में तो खैर सब्जी वाले भी वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन रखते हैं, जैसे वो ऐसे भी पकड़ते हैं, जो क्या आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, आप लोग छोटे बच्चे हो। तराजू यार सब्जी तोलने वाला नहीं रखता था पहले, एक तरफ वो वजन रखता है, दूसरी तरफ सब्जी डालता जाता है, जब वो बैलेंस हो जाता है तो स्टोन नहीं, उसको हिंदी में बट्टी बाट बोलते हैं हम लोग तो। सो वो वाला तराजू देखा है, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन की बात नहीं कर रही। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है ना, आप उसे बैलेंस की तरह अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आपको इसको सेम लेवल पे रखना है तराजू को, तो आपने जितना यहाँ डाला वहां इतना डालना पड़ेगा दूसरी प्लेट में, नहीं तो वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तराजू पता है ना यार, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कुछ अजूबा बोल दिया।
इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन वाले बच्चे हो गए हैं सारे। अभी मैं तराजू की फोटो दिखाती हूँ, है इधर। द बैलेंस हैज टू डिशेस, ये जो तराजू होता है उसके दो साइड्स होते हैं, दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है, विच आर इक्वली बैलेंस्ड। सपोज वी पुट सम आइटम्स ऑन द वन डिश, वी हैव टू पुट सेम वेट ऑन द अदर डिश। सिमिलरली इफ वी रिमूव समथिंग फ्रॉम द वन डिश, वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द, ये होता है तराजू। समझ आ गया? ड्रॉ भी किया मैंने। हाई फाई बच्चे हो ना तुम लोग। चलिए, सीसॉ, जरा ये सीसॉ है। नहीं नहीं, इट इज नॉट सीसॉ। सीसॉ तो वो पार्क में बच्चों के खेलने के लिए लगा होता है, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। सो वो सीसॉ का और इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तराजू है। अरे यार हद हो गई, तराजू नहीं देखा तुम लोगों ने? कैसे बच्चे हो तुम लोग? सो लाइक अ बैलेंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन हैज आल्सो टू साइड्स। इसकी एक प्लेट में अगर मैं एसेट रख दूं और दूसरी प्लेट में कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो अगर आप इस प्लेट में कुछ डालेंगे तो यहां भी डालना पड़ेगा, यहां से निकालेंगे तो यहां से भी निकालना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस रहेगा, ठीक है। सो वन साइड इज एसेट एंड द अदर साइड इज लायबिलिटी। बच्चों यहाँ कैपिटल क्यों नहीं लिखा? ऐसा क्यों लिखा है कि एक साइड एसेट है और दूसरी लायबिलिटी है? ये कह रहा है कि एक पलड़ा इसका एसेट है और दूसरा लायबिलिटी है। व्हाई कैपिटल इज नॉट मेंशन्ड? कैपिटल भी तो लायबिलिटी है, बिल्कुल सही। With the above, we can derive the following accounting equation: assets is equal to capital plus liability, A is equal to C plus L, या फिर आप इसे रिवर्स भी A minus C is equal to L कर सकते हैं, A minus L is equal to C कर सकते हैं, किसी भी तरह लिख लीजिए, बात वही है, ठीक है। कोई दिक्कत? पक्का? वेरी गुड। Now we know that there are three elements of the accounting equation: assets, liabilities and capital. Each and every business transaction will affect this equation. It might be possible खाली एक एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है, it might be possible दो इफेक्ट हो रहे हैं, it might be possible कि तीनों एलिमेंट इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इक्वेशन नहीं हिल सकता। ये इक्वालिटी की जो साइन है ना, उसको आप हैम्पर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एसेट्स इंपैक्ट हो रहे हो, ऐसा हो सकता है कि एसेट लायबिलिटी इंपैक्ट हो रहे हो, ऐसा हो सकता है कि तीनों चीजें इंपैक्ट हो रही हो किसी भी ट्रांजैक्शन से, लेकिन इक्वालिटी तो बनी रहेगी। समझ में आ रहा है? ओके, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई शक है, कोई शंका है तो बताओ। अदरवाइज हम क्या करेंगे, छोटे छोटे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। इतना बात क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज फिर हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। प्रैक्टिकल पे चले, ठीक है बच्चों। छोटे छोटे से क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे। इसकी अभी भी थ्योरी बाकी है, इस चैप्टर में अभी और थ्योरी है, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो थ्योरी कैसी है कि कुछ ट्रांजैक्शंस आप बताइए जो सिर्फ एक एलिमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस आप बताइए जो दो को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ऐसे भी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। बट अभी हम पहले प्रैक्टिकल करेंगे तो वो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि कैसे आंसर करना है, राइट। चलिए पहले आप मेरे साथ ना वो लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन बनाएंगे हम, बेसिक सा। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। बच्चों चैप्टर 2 सबको अच्छे से याद है ना? अकाउंटिंग के टर्म्स पता होने चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगी आपको इसको पढ़ने में। सो चलिए, राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपी 10 लाख। सॉरी व्हाट? हाँ जी, अभी तो मैं क्वेश्चन फॉर्म कर रही हूँ जी। परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹3 लाख इन कैश। फाइन, नेक्स्ट। डिपॉजिटेड
rupees 2 lakh in a bank account. Next, purchased goods from Shyam on credit. Next, purchased goods from rupees 10,000 कर लो यहाँ पे 3 लाख लिखा है ना बच्चे. परचेज्ड फर्नीचर 3 लाख. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट 10,000. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन इन कैश फॉर rupees 30,000. sold goods to Radhe costing 5,000 at rupees 6,000. बस इतना ही करते हैं. 6 ट्रांजैक्शन करते हैं. ठीक है, चलिए. नहीं, अभी खुद ट्राई नहीं करेंगे. अभी पहला क्वेश्चन है बच्चे. मैं इसे थोड़ा छोटा करके यहाँ पे रख देते हैं. विजिबल है प्रॉपरली? चलिए इतना नोट कर ले आप, फिर हम फॉर्मेट बनाएंगे. देखिए, फॉर्मेट बनाने के लिए आपने क्या करना है, या तो आप अगर आप अपना रजिस्टर ले रहे हैं बच्चों, या तो गो फॉर वर्टिकल पेजेस. दो वर्टिकल पेज लो, यहाँ ट्रांजैक्शन लिखो, इधर करो. अगर आपकी राइटिंग बड़ी है तो, अगर ठीक ठाक छोटा मैनेज कर सकते हो तो टेक 1 हॉरिजॉन्टल पेज, दैट विल बी मच प्रेजेंटेबल. अकाउंटिंग इक्वेशन को हमेशा हॉरिजॉन्टल पेज पे सॉल्व करें. ठीक है, उससे थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है. अभी के लिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन से ध्यान रखना. थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेटर करने के लिए आई ऑलवेज प्रेफर कि आप हॉरिजॉन्टल पेज लें. पहले आप इतना क्वेश्चन लिख लें, क्विकली नोट करें बच्चों. लो, मैं हट जाती हूँ. अब आपने फॉर्मेट कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया. वर्टिकली बना रहे हैं तो दो वर्टिकल पेजेस साथ में लें. हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर है. चलिए, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा. मेरे पास इनफ स्पेस है तो मेरे को दिक्कत नहीं है. सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन का, यहां पे हम ट्रांजैक्शन ही कॉपी करेंगे एज इट इज. अब देखिए क्या करना है, ये जो पार्ट बचा है इसको आई विल डिवाइड. 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे 3 एलिमेंट होते हैं. एक एसेट होता है, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. एसेट के लिए हमेशा ज्यादा जगह रखनी है आपने. क्यों ज्यादा रखनी है? क्योंकि एसेट्स में सबसे ज्यादा कंटेंट रहता है. राइट, सो आई विल टेक एसेट्स. ये मैं एसेट के लिए इतना दे देती हूँ, और यहाँ पे कर देंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है बच्चों, चलिए अभी मैं इसको और एक लाइन बनाऊंगी बाइफर्केशन के लिए. आप ध्यान से देखें. आई विल गिव टाइम टू राइट, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है. पे अटेंशन, लिखने की हड़बड़ी ना करें. पे अटेंशन. पहला ट्रांजैक्शन है, राम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 10 लाख. देखो, आपको पता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन इनकर होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं. ठीक है, आपको बिजनेस एंटिटी पढ़ाया गया जिसमें यह सिखाया गया कि बिजनेस और उसका ओनर अलग होते हैं. आपको अकाउंटिंग करनी है बिजनेस की, ओनर की अकाउंटिंग नहीं करनी. तो अकाउंटिंग सही करने का तरीका क्या है? खुद को यहाँ बैठा लो, आप अकाउंटेंट बन जाओ कि मैं इस बिजनेस का अकाउंटेंट हूं. ठीक है, अब आप बताओ कि अगर ओनर इस बिजनेस में 10 लाख रुपए डालता है तो बिजनेस पे क्या इंपैक्ट हो रहा है? एसेट्स बढ़ेंगे और कैपिटल बढ़ेगा. वेरी गुड. एसेट क्यों बढ़े? क्योंकि कैश आ गया. इस बिजनेस में क्या हुआ? कैश प्लस हो गया. लेकिन दूसरी तरफ कैपिटल नाम की लायबिलिटी भी बढ़ गई. आज नहीं कल उस बंदे को पैसे लौटाने पड़ेंगे. ठीक बोला बच्चे? मैं आपका नाम भूल गई, सॉरी. ईशान. हाँ, सो ठीक बोला ईशान मैंने कि एक तरफ से तो पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ लायबिलिटी को बढ़ा रहा है. बच्चे ठीक बोला?
ठीक है। सो एसेट कौन सा आया? कैश। से यस, कैश आया बिजनेस में। हम कैसे लिखेंगे? हम पहले यहाँ नंबर 1 लिखेंगे, एज इट इज उसे कॉपी कर देंगे, राम स्टार्टेड बिजनेस। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में और आपने ये फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, कैश कितना आया बच्चों? 10 लाख। सामने कैपिटल कितना बढ़ गया? 10 लाख। मैंने आपको बोला था चाहे 1 रुपए का ट्रांजैक्शन हो, चाहे 10 का, चाहे 100 करोड़ का, चाहे 2 करोड़ का, ये इक्वेशन नहीं हिलेगा कभी भी। हाँ बोलो। पहला ट्रांजैक्शन हो गया, दूसरा ट्रांजैक्शन पे आओ। परचेज्ड फर्नीचर वर्थ ₹3 लाख इन कैश। इन कैश। अब आप बताओ इस बिजनेस पे क्या इंपैक्ट हुआ? फर्नीचर खरीदा, बदले में कैश दे दिया। हाँ करेक्ट। आप बताओ। सेम, फर्नीचर बिजनेस में आया यानी एक एसेट बढ़ा और कैश चला गया, दूसरा एसेट घट गया। देखो ये ट्रांजैक्शन सिर्फ एक एलिमेंट को इफेक्ट कर रहा है, आप समझ रहे हो? अभी आपने ऊपर वाला जो ट्रांजैक्शन किया उसने कितने एलिमेंट को इम्पैक्ट किया? 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एग्जाम्पल दो जिसमें एसेट और कैपिटल इंपैक्ट हो, अगर एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांजैक्शन वेयरइन एसेट एंड कैपिटल इज इंपैक्टेड, तो आप क्या बोलोगे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना? हाँ बोलिए। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चे, हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताते जाऊंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी ऐसे ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दीजिए जहां पे सिर्फ एसेट ही इंपैक्ट हो रहा हो, तो आप बोल दो परचेज फर्नीचर फॉर कैश, है ना? क्या हुआ? एक एसेट बढ़ा, दूसरा घट गया। आपको मैं साथ के साथ बताते जा रही हूँ कि ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चे? तो हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉपी करेंगे, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 3 लाख जी। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? हम एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे फर्नीचर नाम का। कैश तो ऑलरेडी हमारे पास क्रिएटेड है, कैश में से कितना माइनस हो जाएगा? -3 लाख। और एसेट में कितना प्लस हो जाएगा? सॉरी, फर्नीचर में 3 लाख। से यस। देखो हमारा इक्वेशन बैलेंस रहा ना, हमने एक ही साइड पे इंपैक्ट किया लेकिन सेम अमाउंट प्लस और माइनस कर दी। क्या मेरा इक्वेशन हिला बच्चे? नहीं हिला। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप 2 फिगर्स लिख लो, 2 रोज जब भी आपकी हो जाए, आप न्यू इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? न्यू इक्वेशन। मैं एक काम करती हूँ, मैं न्यू इक्वेशन के लिए ना पेन चेंज कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ ये हमारा न्यू इक्वेशन है। मैं जितनी बार न्यू इक्वेशन लिखूंगी मैं पेन चेंज कर लूंगी। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो अकाउंट्स में ना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। अकाउंट्स में अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं सो आप ये नहीं कर सकते कि गंदा सा पेपर लिखा है और आपका पूरा नंबर आए। कीप हैबिट, पेंसिल स्केल हमेशा साथ रखें। ठीक है, सो अब न्यू इक्वेशन क्या बन रहा है बिजनेस का? बताओ। कैश 10 लाख था, 3 चला गया, कितना बचा? 7। ओके, मेरे को 60 सुनाई दिया। ठीक है, 7 लाख का कैश बचा हमारे पास। ये कितना है? एसेट फर्नीचर 3 और कैपिटल तो वही रही, कोई चेंज नहीं है। दिस इज 0, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये हमारा फिर से हो गया 10। देखो इक्वेशन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अगले ट्रांजैक्शन पे देखते हैं बैलेंस होगा या नहीं। थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, डिपॉजिटेड 2 लाख इन द बैंक अकाउंट। डिपॉजिटेड 2 लाख इन बैंक अकाउंट। अब इससे क्या इंपैक्ट हुआ बच्चों बताओ? कैश चला जाएगा, ठीक है, और वेरी गुड, यानी आपका कैश तो कम हो रहा है लेकिन बैंक बैलेंस नाम का एसेट बढ़ रहा है। से यस, हार्ड कैश कम हो गया और वो हार्ड कैश कहां जाके डिपॉजिट हो गया? बैंक में। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? कैश फिर से कम हो गया। कितना कम हो गया? 2 लाख रुपए। और ये कहां जाके डिपॉजिट हो गया? तो हमारा एक नया एसेट क्रिएट हो गया बैंक बैलेंस के नाम से, प्लस 2 लाख। से यस। बच्चों आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? रहा ना इक्वेशन बैलेंस? क्या हिला मेरा इक्वेशन? नहीं। ऐसे ही तो मैंने 6 ट्रांजैक्शन लिखे हैं, आप यहाँ 1000 ट्रांजैक्शन भी लिख दो तब भी ये इक्वेशन नहीं हिलेगा। समझ में आ रहा है?
बच्चों एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि आप इस गलत फहमी में मत रहना कि हम ये अकाउंटिंग सीख रहे हैं। ये अकाउंटिंग नहीं है। वी हैवंट स्टार्टेड अकाउंटिंग येट। अकाउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? रिकॉर्डिंग से शुरू होती है। से यस, चैप्टर 1 में पढ़ा ना, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टेज होता है जहां से अकाउंट्स को आप लिखना शुरू करते हैं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है। बैलेंस शीट आखिरी में बनती है, साल के आखिरी में, ठीक है। यानी आप कहने का ये मतलब है कि आखिरी स्टेप को सबसे पहले कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज नॉट अकाउंटिंग, यू हैवंट स्टार्टेड येट। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्योंकि हमारी पूरी अकाउंटिंग इस एक इक्वेशन पे बेस्ड है, कहने का मतलब जो साल भर आप अकाउंटिंग करोगे उसका अंत रिजल्ट यही होने वाला है, तो आपको वो रिजल्ट पहले से दिखा रहे हैं हम। अगर आप बोलो कि मैंने अकाउंटिंग सीख ली, तो सॉरी, नहीं सीखी। अभी आपको नहीं पता क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्योंकि ये 2 हो गए, फिर से न्यू बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बोला जैसे ही 2 रो हो जाए आपको फिर से न्यू बनाना पड़ेगा, सही बोला ना बच्चे? तो अगेन आई विल चेंज माय पेन फॉर बेटर क्लैरिटी। एग्जाम में पेन मत बदलने बैठना, ये मैं आपकी क्लैरिटी के लिए मैं बदल। हाँ जी, हर 2 के बाद न्यू इक्वेशन बनेगा। ऐसा क्यों होगा बच्चे? कि देखो पहले आपका बिजनेस में 10 लाख रुपए कैश आए, फिर उसमें से कुछ चले गए तो ये बच गया। अब फिर एक ट्रांजैक्शन हुआ तो अब कितना बच गया वो देखना पड़ेगा। सिर्फ क्या करेंगे? तो बाबू यहाँ कुछ तो डालेगा ना, मतलब एज इन तूने ये 7 - 2 किया तो अब क्या आया? व्हाट इज दैट? इट्स अ न्यू इक्वेशन ऑफ द बिजनेस, राइट? ओह सॉरी, मैं पेन लेना क्यों भूल जाती हूँ। प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखें बच्चों, प्रेजेंटेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स में, मस्ट है प्रेजेंटेशन। चलिए अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगा? आफ्टर एवरी 2 rows यू हैव टू प्रिपेयर न्यू इक्वेशन। 7 लाख का कैश था, 2 चला गया, कितना बचा? ये तो सेम रहा, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, ये 3 ही रहेगा। बैंक बैलेंस बढ़ गया अपना 2 लाख से, यहाँ पे +2 लिख लो। देखो यहाँ का टोटल कितना हुआ? 5 + 3 8 + 2 10। उधर भी मेरा 10 ही है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं। क्या मेरा इक्वेशन हिला? नहीं हिला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 4th ट्रांजैक्शन कहता है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। उधार पे सामान खरीदा। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट। जी, कितने का सामान खरीदा है? 10,000 का। बताइए बिजनेस पे क्या इंपैक्ट हो रहा है? इस बिजनेस में सामान आया लेकिन उसके पैसे नहीं दिए गए। आप कह रहे हैं गुड्स बढ़ जाएंगे 10,000 से, यानी कि स्टॉक, उसे हम क्या लिखेंगे? स्टॉक। स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा और सामने लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अगर आप उसको इमीडिएटली पैसे दे देते तो कैश में से माइनस कर देते, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, आपने बोला कि बाद में देंगे। उधार पे खरीद के लाने का क्या मतलब होता है? उधार पे खरीदने का मतलब होता है कि आप इमीडिएटली कोई सेटलमेंट नहीं करते, आप बोलते हो कि बाद में पे करेंगे। तो जब बाद में पे करोगे तो तुम्हारी लायबिलिटी हो गई। सही बोला जैन साहब? ठीक है। सो बिजनेस में क्या इंपैक्ट हुआ? बिजनेस में स्टॉक आ गया, यानी स्टॉक नाम का एसेट बढ़ गया। कितना बढ़ा? 10,000 रुपए से। मैं यहाँ +10,000 करूंगी। बच्चे ये लाइन का ध्यान रखना, लाइन ऊपर नीचे मत कर देना, जिस लाइन में ये लिखा है उधर ही +10 आना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया। अब दूसरा इफेक्ट क्या हुआ कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। क्या लायबिलिटी बढ़ गई? क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी बढ़ गई। से यस। देखो मैंने लायबिलिटी में सब हेड बना दिया, क्योंकि लायबिलिटी भी कई तरीके की हो सकती है, जैसे एसेट कई तरीके के हैं, तो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया। अब न्यू इक्वेशन क्या बनेगा? देखो नया इक्वेशन क्या बन रहा है। अभी मैं चेक करूंगी आके सबकी बुक्स कैसा लिख रहे हैं। मैम पेन चेंज कर करके लिख रही है और गंदा प्रेजेंटेशन करोगे ना पिटोगे, देखना। 5 लाख मेरे कैश सेम रहा, नो चेंज। फर्नीचर में नो चेंज, बैंक में नो चेंज, एज इट इज। बस मेरा स्टॉक यहाँ इंक्रीज हो गया 10 से।
अब यहाँ का टोटल देखो, 5 लाख प्लस 3 लाख, 8 प्लस 2 10, 10 लाख 10,000। यहाँ का टोटल देखो क्या है वही टोटल 10 लाख 10,000। क्या हिला मेरा इक्वेशन? नहीं हिला। आगे चलो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहता है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन इन कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन इन कैश। कितना था? 30। कैश में गुड्स खरीदे हैं, बताइए क्या इंपैक्ट होगा बिजनेस पे? वेरी गुड, आपका स्टॉक बढ़ जाएगा 30,000 रुपए से और आपका कैश कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कैश को कम कर देती हूँ, 30,000 रुपए माइनस कर देती हूँ और स्टॉक में मैं प्लस कर देती हूँ, प्लस 30। देखो ये भी एग्जाम्पल है ऐसे ट्रांजैक्शन का जो सिर्फ एक एलिमेंट को इफेक्ट कर रहा है, सिर्फ एसेट को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक बोला ना जैन साहब? ओके, सो new equation again. After every 2 rows you will form a new equation. ये कितना हो गया? 470, 470। ये सेम रहा, एज इट इज लिख दो, ये एज इट इज लिख दो। बच्चे ये हर बार लिखना पड़ेगा आपने, चाहे कोई चेंज नहीं हो रहा तो भी आप रिपीट करेंगे। स्टॉक मेरा 40 हो गया, ये सेम रहा। देखो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से नहीं हिला, वही सेम बैलेंस रहा। ठीक है जी, एक और ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू राधे, कॉस्टिंग 5,000 एट 6,000। ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू राधे, कॉस्टिंग 5,000। कॉस्टिंग यानी आपने उसे 5,000 में खरीदा था और आपने उसे बेच दिया 6,000 रुपए में। समझ में आया? ट्रांजैक्शन समझ में आया? 5,000 का आपने खरीदा था और आपने बेच दिया 6,000 में। कबीर ऐसा कहाँ लिखा है कैश में बेचा? नाम दिया हुआ है ना, राधे। आपको बोला है सोल्ड गुड्स टू राधे, कॉस्टिंग 5,000 एट 6,000। आपको नहीं बोला है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये कैश है या क्रेडिट है? देखो इस चीज को समझो ध्यान से, बिफोर वी गो टू दिस ट्रांजैक्शन। आप मेरी इस एक बात को ध्यान से समझें और कहीं नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, ठीक है? पहला ट्रांजैक्शन लिख रही हूं, सोल्ड गुड्स टू राम इन कैश। अब आप मुझे बताओ कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? कैश। ठीक है, ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम भी दिया हुआ था और साथ में कैश वर्ड भी दिया हुआ था। तो कौन सा कंसिडर करेंगे? कैश भारी हो जाएगा, यहाँ कैश को हम कंसिडर करें। आगे देखो, सोल्ड गुड्स टू राम, इतना ही दिया हुआ है। कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट क्यों है? क्योंकि किसी का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड नहीं है। आप एक बात सोचो, अगर मेरी दुकान है, कपड़े की दुकान है, ठीक है, मान लो तन्मय मेरे से कुछ खरीदने आता है और कहता है कि मैम ये सामान दे दो, एंड ही इमीडिएटली पेड। क्या मैं इसका नाम पता पूछूंगी? मुझे क्या लगा देना, कोई भी था, आया सामान दिया पैसे ले गए, हाँ हो गया ट्रांजैक्शन सेटल। मैंने सामान दिया, उसने पैसे दिए, बात खत्म। अब मान लो कबीर आता है मेरे पास, आके बोलता है कि मैम ये सामान दे दो, पैसे 3 महीने के बाद दूंगा। क्या मैं इसका नाम पता पूछूंगी? ऑब्वियसली पूछूंगी, या बोलूंगी हाँ ठीक है ले जाओ, मुझे पता ही नहीं कौन आया था सामान ले गया, ना आता ना पता ना फोन नंबर, क्या आएगा वो वापस पैसे देने? यानी जब भी हमें किसी का नाम दिया होता है तो अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो बोलेंगे नहीं कि उधार पे बेचा या खरीदा है। समझ में आ रहा है आपको? आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000, बस और कुछ नहीं बोला।
कैश, क्योंकि ना तो नाम दिया है ना कैश दिया है। तो जब किसी का नाम नहीं है मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट होगा। क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं? अब ये वाला ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स टू राधे कॉस्टिंग 5000 एट 6000, किसी का नाम दिया हुआ है और कैश वर्ड नहीं है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। व्हाट योर पॉइंट? आप कहाँ गलती कर रहे थे, समझ में आया आपको? आप इसे कैश ट्रांजैक्शन समझ के आंसर दे रहे थे जहां पे आप गलती कर रहे थे। सो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 5000 का खरीदा हुआ सामान आपने 6000 में बेचा, तो हमारा स्टॉक तो 5000 से ही घटा। हाँ बोलो, से यस। बच्चे मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, छोटा सा एक कॉलम और बढ़ा लेती हूँ। डेटर्स, कितने डेटर्स बढ़ गए? 6000 के डेटर बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि मैंने उनसे पैसे लेने हैं। आप किसी को उधार पे सामान दोगे, फ्यूचर में पैसे तो मांगोगे ना। फ्यूचर बेनिफिट एसेट होता है, हमने ये पढ़ा था। फ्यूचर बेनिफिट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। तो मैंने अपना डेटर नाम का एसेट बढ़ा लिया, स्टॉक कम कर दिया। बच्चे अब यहाँ पे देखो, हमने एक फिगर प्लस की एक माइनस की, लेकिन वो अलग अमाउंट की है ना। माइनस किया 5 और प्लस किया 6, तो नेट इफेक्ट कितना हुआ? 1000 पॉजिटिव। हाँ 1000 पॉजिटिव हुआ, यानी मेरे एसेट साइड पे इस वाली प्लेट में 1000 रुपए प्लस हो गए, तो अब मुझे उस वाली प्लेट में भी 1000 रुपए प्लस करने पड़ेंगे। कैपिटल में प्लस होगा, बिल्कुल सही बताया आपने बच्चे। 1000 रुपए कैपिटल में इसलिए प्लस होंगे क्योंकि ये बिजनेस का प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर। सो यस, किसका होता है प्रॉफिट? ओनर का होता है। वेरी गुड, हाँ बोलो ना। वेरी गुड, खा पी के नहीं आते हैं तो ऐसे मरा मरा हाँ बोलोगे ना। चलो अब हमारा जो बनेगा फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन बनाओ, क्योंकि मेरे सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो गए। मेरा कैश 470 रहेगा, फर्नीचर 3 लाख रहेगा, बैंक 2 लाख रहेगा, कैश मेरा 40 में से सॉरी स्टॉक 35 हो जाएगा, और 6000 के मेरे डेटर्स हो गए। यहाँ का टोटल 470 प्लस 3 लाख 770 प्लस 2 लाख 970 प्लस 41 10 लाख 11 हो गया ना, 10-11 हो गया। सो अब यहाँ पे देखो 10,000 की आपकी लायबिलिटी है और 10,10,000 की कैपिटल, नहीं 1000 सॉरी, एक जीरो ज्यादा हो गया। देखो हो गया इक्वेशन बैलेंस। कोई शक, कोई शंका, दिक्कत, समस्या? पक्का? एक और क्वेश्चन करें, इतना नोट कर ले। और देखो जो आपका फाइनल इक्वेशन होता है ना, वो हमेशा डबल लाइन से डिनोट होता है बच्चे, इसके नीचे डबल लाइन आती है पतली सी। आप लोग सीधी बनाए, मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, पर फिर भी बेटर है, अच्छी बनाई है मैंने। चलो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ये बच्चों को फोन देना ही गलत है। पेरेंट्स को फोन किया जाएगा कि बच्चों से फोन वापस ले लो, लिखते नहीं है, फोटो खींच के ले जाते हैं। चलो मैं पागल हूँ, यहाँ लिख रही हूँ, दिखा तेरी बुक, लिखा के नहीं लिखा तूने, ये सजा के लिखने के चक्कर में ना घर पे लिखेगी। चलिए आगे चलिए बच्चों, एनीबॉडी स्टिल नोटिंग? ओके वेरी गुड। मेरा बोर्ड मस्त है ना? हाँ बोल, हाँ तू ही पढ़ा ले बेटा, मैं खुश, मैं बैठ जाती हूँ। बच्चों को समझ नहीं आएगा, तुम लिखने आ गए थे। चलो प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। थोड़े अलग ट्रांजैक्शंस लेंगे जो हमने ऊपर लिए थे उसके कंपैरिजन में, थोड़े ही लेंगे बट 4-5 करेंगे। मोहन स्टार्टेड बिजनेस with cash of rupees 5 lakh and a machine worth rupees 2 lakh. फर्स्ट ट्रांजैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले से। नेक्स्ट
परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन वर्थ रुपीज 50,000, half the amount paid immediately. ठीक है जी. Sold goods costing 10,000 for rupees 12,000 to Krishna. He paid half the amount immediately. Paid salary to Ram, an employee, rupees 5,000. एक और ले लेते हैं. मशीन डेप्रिशिएटेड एट 10%. दैट्स इट. इतना लेते हैं. क्वेश्चन नोट करो बच्चों और फॉर्मेट बनाते हैं. थोड़ा सा क्विकली करेंगे. अब मैम ने आपको पहला क्वेश्चन कंफर्टेबली धीरे धीरे करवाया, अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे. राइट. ट्रांजैक्शन आप कॉपी करेंगे. ट्रांजैक्शन आई विल नॉट बी राइटिंग अगेन. हमारे 3 एलिमेंट होते हैं इस इक्वेशन के. पहला होता है एसेट्स. मैं यहाँ पे सब हेडिंग के लिए भी एक लाइन छोड़ूंगी. लायबिलिटीज, कैपिटल. देखो कैपिटल को ना जनरली एक ही कॉलम चाहिए होता है, उसमें सब कुछ भी नहीं होता, तो मैं इसलिए ये इतना स्पेस छोड़ के कैपिटल को लास्ट में लिख दिया. ठीक है. मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश 5 लाख एंड मशीन 2 लाख. बताइए बिजनेस पे क्या इंपैक्ट हो रहा है? कैश प्लस हो रहा है और मशीनरी भी आ रही है और वेरी गुड, सही बताया बच्चे. ट्रांजैक्शन आप कॉपी कर लीजिएगा. मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, तो 5 लाख का कैश आ गया, मशीन आ गई 2 लाख की, और कैपिटल कितना हो गया बिजनेस में? 7 लाख. वेरी गुड. आगे चलिए. नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन वर्थ रुपीज 50,000. हमने सोहन से सामान खरीदा 50,000 का एंड वी पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली. ये देखो 50,000 का सामान खरीदा यानी स्टॉक प्लस हो गया 50 से. हाँ बोलो, से यस. इसका आधा पैसा हमने तुरंत दे दिया और आधा हम बाद में देंगे. तो आधा जो दे दिया वो कैश में से माइनस कर दो, जो देना बाकी है वो लायबिलिटी में प्लस कर दो एज क्रेडिटर. सिंपल है. हम जिससे उधार पे सामान खरीद के लाते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं ना, हमें फ्यूचर में उनको पैसे देने पड़ते हैं. तो मैं क्या करूंगी, ये मैं ना शॉर्ट में लिख देता हूँ. स्टार्टेड बिजनेस, परचेज्ड गुड्स. आप पूरा लिखेंगे बच्चे. ओके. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन, तो मेरा यहाँ पे स्टॉक नाम का एसेट बढ़ जाएगा कितने रुपए से? 50,000 से. कैश कितना कम होगा? 25. हाँ बोलो. मैंने उसको 25 पे किए तो मेरा कैश 25 ही कम होगा. लायबिलिटी में क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी. कितनी बढ़ जाएगी? 25. अब आप देख लो, आपने LHS RHS इक्वल किया क्या? यहाँ पे +50 -25, नेट इफेक्ट +25 हुई, यहाँ भी +25 है. हाँ बोलो.
ठीक है ना। आफ्टर एवरी 2 रोज हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, वेरी गुड, न्यू इक्वेशन चाहिए। सो अब मैं बनाऊंगी न्यू इक्वेशन। चलिए, कैश 5 लाख में से 25 चला गया, 475 रह गया, 475। मशीन 2 लाख की ही है, स्टॉक मेरा 50 का हो गया। मेरे LHS पे टोटल है 675, 725 LHS है मेरा, RHS भी वही है बच्चों। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000 टू कृष्णा, ही पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली। आपको बोला है कि 10,000 का खरीदा हुआ सामान आपने 12,000 में कृष्णा को बेच दिया, उसने आधे पैसे तुरंत दे दिए। कैसे करेंगे बताइए? 10,000 का सामान 12 में बेचा, सबसे पहले तो ये 2,000 का प्रॉफिट हो गया। हाँ बोलो, तो ये प्रॉफिट कहाँ प्लस होता है? कैपिटल में। ठीक है, अब बताओ, 12,000 का सामान बेचा, उसमें से आधे पैसे आपको मिल गए, 6,000। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है आपने, सोल्ड गुड्स वाले ट्रांजैक्शन को। हमने जो सामान बेचा वो 10,000 का बेचा, 10,000 का खरीदा था और बेच दिया कितने में? 12 में। तो मेरा स्टॉक कितना कम होगा? 10। हाँ बोलो, है ना। बेचा 12 में, 2,000 का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। अब जो 12 का सामान बेचा उसमें से आधे पैसे मिल गए, आधे मिलने बाकी है, तो जो आधे मिल गए कैश में प्लस कर दो, और जो आधे बाकी है यहाँ पे एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा। से यस। अब आप LHS RHS मैच करो। प्लस 6,000 प्लस 6,000, पॉजिटिव 12 माइनस 10, कितना बचा? पॉजिटिव 2,000 बचा। LHS पे पॉजिटिव 2 हुआ, RHS भी वही है, देख लिया। ठीक है, आगे न्यू इक्वेशन। आफ्टर एवरी 2 रोज यू नीड अ न्यू इक्वेशन। बताइए न्यू इक्वेशन। कैश 475 और प्लस 6 481, 2 लाख सेम मशीन, कोई चेंज नहीं। स्टॉक 40 का रह गया क्योंकि 10 माइनस हो गया, ये 6 का हो गया ग्रेटर। यहाँ पे मेरा टोटल है उतना ही टोटल यहाँ पे भी है, 7,02,000, 727, 727 टोटल है। ठीक है, नेक्स्ट, पेड सैलरी टू राम 5,000। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, सैलरी कैश और कैपिटल में से माइनस। कैसे बताओ, कैसे आपने डिसाइड किया? एक्सप्लेन। ओके, आई विल एक्सप्लेन। देखिए, सैलरी माइनस होगी कैश में से, क्योंकि आपने पे किया है तो ऑब्वियसली कैश तो कम हुआ ही, तो यहां से माइनस हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि मैम आप कैपिटल से क्यों माइनस करने को बोल रहे हो? बच्चे, मैंने आपको बताया कि बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो कैपिटल में प्लस हो जाते हैं जाके, है ना। ये बताया ना, इतनी बात से तो आप अग्री करते हो। ये जो प्रॉफिट्स होते हैं, क्या हम प्रॉफिट्स को इस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं? यही तो मेरे प्रॉफिट्स होते हैं, मैंने जो कमाया माइनस मैंने जो खर्चा किया, दैट इज माय प्रॉफिट। से यस। तो अगर मुझे यहाँ प्लस प्रॉफिट करना हो तो कैन आई से प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। मैंने बोला प्रॉफिट प्लस करो, तो प्रॉफिट होता क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंस। सो कैन आई रिप्लेस द वर्ड प्रॉफिट विथ इनकम माइनस एक्सपेंसेस एंड सैलरी इज माय एक्सपेंस। से यस। देखो, इसको दूसरे तरीके से समझो। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि जब भी बिजनेस में एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे प्रॉफिट्स को घटा देंगे? सही बोला ना। अभी मान लो मैंने 5 लाख की इनकम कमाई, ठीक है, मेरे को फीस मिली, आप लोगों से 5 लाख मिली, उसमें से 2 लाख का मेरा खर्चा हो गया, प्रॉफिट कितना बचा? 3 लाख।
अभी और 20,000 का खर्चा हो जाएगा तो कितना प्रॉफिट बचे? 280। और 30,000 का खर्चा हो जाएगा तो कितना? 250। सो कहने का मतलब जैसे जैसे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं प्रॉफिट कम होता जाता है। सही है। सो वो प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको जाके मिलता है? ओनर को, है ना। मैं आपको बोल रही हूँ कि कैपिटल में प्रॉफिट प्लस हो जाता है। कैन आई रिप्लेस दिस वर्ड प्रॉफिट विथ इनकम माइनस एक्सपेंस? एक ही बात रहेगी ना। सही बोला बच्चे मैंने? दोबारा समझाऊं? दोबारा समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे देखो, आप मेरी इस बात से अग्री करते हो कि प्रॉफिट्स जो होते हैं वो कैपिटल को बढ़ा देते हैं? हाँ बोल। अगर तुम 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करते हो, पहले साल अगर तुम्हें 50,000 का प्रॉफिट हो गया तो अब तुम्हारे उस बिजनेस में 5.5 लाख रुपए हो गए। से यस। ये प्रॉफिट होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंस। Whatever you earned minus whatever you spent it, the leftover is called profit. So can I replace this word profit with income minus expense? हम बोल सकते हैं कि इनकम माइनस एक्सपेंस करके जो बचता है वो कैपिटल में प्लस हो जाता है, राइट? अब यहां पे मैंने बोला कि ये जो कैपिटल गिवन है उसमें से ये सैलरी माइनस कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपिटल में इनकम्स जाके प्लस हो जाती है और एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं, एंड दिस नेट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब समझ में आया कि दोबारा समझाओ? समझ में आ गया। सैलरी मेरा एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस से प्रॉफिट घटेगा ही, तो मैंने कैपिटल माइनस कर दी। नेट इफेक्ट तो वही हो रहा है ना, अल्टीमेटली मेरा कैपिटल ही हैम्पर हो रहा है, कैपिटल से ही माइनस होगा, राइट? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। अभी मैं आपके डाउट पे भी आती हूँ बच्चे। आपने जो मेरे से पूछा, वेरी गुड क्वेश्चन ही आज, आई विल कम टू दैट। पेड सैलरी यहाँ कैश में से माइनस, और क्योंकि खर्चा था कैपिटल से माइनस। दोबारा तो नहीं समझाना। सेटिस्फाइड हो तो ही हाँ बोलना, नहीं तो मैम 5 बार 10 बार समझाने को राजी है। बिना समझ आए हाँ मत बोलना बच्चों। ढीठ बनो पढ़ाई के मैटर में, दूसरे मैटर्स में नहीं। ये बताओ ये कितना बना? 476। तुम सोचोगे तब तक मैं कर दूं, रहने दो। ये कितना हो जाएगा? अब मैं इसके डाउट पे आती हूँ। इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये कह रहा है कि मैम सैलरी के साथ ना राम का नाम दिया हुआ है, पेड सैलरी टू राम, तो इसका ये मतलब है कि वो उधार पे काम कर रहा है, मतलब हम उसको सैलरी बाद में पे करेंगे। ही मीन टू से दैट, ठीक है? पेड सैलरी टू राम एंड एम्प्लॉय 5,000। क्या कोई इस बच्चे का डाउट आंसर करना चाहेगा? ये कह रहा है कि मैम आपने अभी बताया था कि जब किसी का नाम दिया होता है ना तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, एंड ही इज आस्किंग द सेम थिंग। वायबल क्वेश्चन, गुड। ओके, नो नो नो, दिस इज नॉट प्रिंसिपल। अभी बताती हूँ आपका डाउट। देखिए बात सुनिए बच्चों, ये जो नाम दिया है और नाम नहीं दिया वाला कहानी मैंने आपको सुनाई कि नाम दिया हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नाम नहीं दिया हो तो कैश ट्रांजैक्शन है, वो कब लागू होता है? जब आपने गुड्स बेचे या खरीदे होते हैं। समझ में आया? या तो एसेट बेचा और खरीदा होता है। यहां पे बात हो रही है सैलरी की। सैलरी, सैलरी एक एक्सपेंस है। क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? तो यहाँ पे सैलरी वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, राम इज इररेलेवेंट। व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर एक्सपेंस देन परचेज, सी परचेज इज आल्सो एन एक्सपेंस, लेकिन जहां पे आप गुड्स या एसेट खरीदने की बात करते हो वहां पे रेलेवेंट है कि नाम है कि नहीं है, कैश है कि क्रेडिट है। लेकिन जहां पे अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं मेरे यहाँ के लैंडलॉर्ड का नाम नवीन है, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ पेड रेंट ₹10,000 टू नवीन, यहाँ पे नवीन का कोई महत्व ही नहीं है, यहाँ पे महत्व है रेंट का, क्योंकि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस जगह का रेंट पे हुआ, नवीन से कोई लेना देना नहीं। सही बात है ना? मैम की सारी बात सही होती है। So can your doubt is sorted? Whenever you are talking about any other expense than purchase, name becomes irrelevant. समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगर आप जो कह रहे हो ना तो यहाँ पे ऐसा दिया होता सैलरी टू राम 5,000 येट टू बी पेड। अरे पहले तो ये वर्ड यूज करना बंद करो, ये गलत शब्द यूज कर रहे हो आप। आप कह रहे हो कि क्रेडिट पे,
सैलरी क्रेडिट पे नहीं दी जाती, सैलरी या तो दी जाती है या बाकी होती है, मतलब सामान कैश में या क्रेडिट में होता है, सैलरी क्रेडिट में इसका क्या मतलब होता है, ये शब्द ही गलत है, ठीक है। सो इसको मत बोलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलो, ऐसा बोलो सैलरी येट टू बी पेड है, कैश और क्रेडिट तो गुड्स के उसमें वो होता है, राइट। चलिए आखिरी ट्रांजैक्शन था मशीन डेप्रिशिएटेड, ये तो बहुत सिंपल है, मशीनरी डेप्रिशिएटेड एट 10%। हमारी मशीन कितनी थी, 2 लाख की थी, 10% होता है 20,000, तो एसेट की वैल्यू घट जाती है, उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, ये भी समझाया था, ठीक है। एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, अभी जैसे सैलरी माइनस की थी क्योंकि वो एक्सपेंस था। किसी को कुछ पूछना है या मैं फाइनल इक्वेशन लिख के खत्म करूं? ये देखो पिटेगा तो। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, कैश सेम रहेगा, ये कम हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 180। डेप्रिसिएशन इज व्हेन योर एसेट वैल्यू रिड्यूसेस एंड इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। बच्चों ये पढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये फाइनल इक्वेशन है हम इसके नीचे डबल लाइन बनाएंगे प्यार से, गुस्से से नहीं बनानी है, ठीक है बच्चों। हाँ ये थोड़ी टेढ़ी बन गई, गुस्से वाली लग रही है, सही बात है। चलिए क्या आपको मेरी इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? सो दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू लर्न प्रॉपरली। कोई शक कोई शंका समस्या है तो आप मुझे बताएं, otherwise we will wind up today's class. That's all for the day. Thank you for joining. Bye bye, take care, have a nice day.